आज हम तो ऐसे म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे जिन्होंने अपनी कैटेगरी में आग लगाई हुई है। जो पहला म्यूचुअल फंड है उसको 10 साल के आसपास हो चुके हैं, उसके बाद भी कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दिख रहे हैं। उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। जो दूसरा म्यूचुअल फंड है उन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया था एस्कॉट म्यूचुअल फंड को, और 5 साल से लगातार काफ़ी शानदार रिटर्न दे पा रहे हैं। उसके बाद नंबर 1 या नंबर 2 की पोज़ीशन हमेशा अपनी कैटेगरी के अंदर होल्ड कर रहे हैं, और आप उसको गेस कर चुके हो, वो है क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो आज इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, कौन-सा अच्छा है और कौन-सा थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास दोनों म्यूचुअल फंड है तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये भी देखेंगे। किसका अल्फा अच्छा है, बीटा अच्छा है, पूरी डिटेल एनालिसिस इस एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। और एंड में आपको पता चलेगा कि एंड ऑफ द डे कौन-सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है इन लॉन्ग टर्म। स्ट्रैटेजी अलग है, तो आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कौन-सा अलाइन करता है, ये भी डिस्कस ही इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी हो जाता है। इस समय पे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर 2 म्यूचुअल फंड देख पाओगे। जो पहला म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, दूसरा है क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड। रेटिंग की बात करेंगे तो दोनों के अंदर 5 की रेटिंग देखने को मिलती है। वहीं पे जो कलर है मोतीलाल के लिए वो ग्रीन आपको देखने को मिलेगा, पर्पल आपको देखने को मिलेगा क्वांट के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें 5 साल की, अगर हमने 5 साल का यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट करा हुआ है, तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो क्वांट के काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। इवन एक डिसेंट लेवल के मार्जिन से बीट करा हुआ है, करीब-करीब 3%, जो कि आप यहाँ पे रिटर्न में भी देख सकते हो अगर हम 5 साल की बात कर रहे हैं। वहीं पे आगे चले और हम 3 साल की बात करें तो 3 साल के अंदर आपको सेम लेवल का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से कुछ भी मेजर नहीं है। 3 साल कैसे दिखेगा? यहाँ पे आपको 3 साल टारगेट होता हुआ दिख रहा है। वहीं पे बात की जाए 1 साल के रिटर्न की, तो 1 साल के अंदर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने सिलेक्ट करा हुआ है 1 साल का रिटर्न। तो 1 साल के रिटर्न के अंदर आपको दोनों के दोनों सेम तरीके से देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके के रिटर्न इन दोनों ने निकाल करके दिए हैं। किसी कैटेगरी के अंदर आपको मोतीलाल आगे जाता हुआ दिखेगा, किसी कैटेगरी के अंदर आपको क्वांट आगे जाता हुआ मिलेगा। तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर नहीं है। वहीं पे अगर हम फंड की बात करें कि भाई एएमसी की थोड़ी-सी डिटेल जान लेते हैं, तो 2009 के अंदर मोतीलाल ओसवाल शुरू हुआ था, और वहीं पे 1996 के अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था, जो इनिशियल लेवल पे एस्कॉट के नाम से जाना जाता था, और करंट 2018 के अंदर एक्वायर किया गया था क्वांट के थ्रू। तो आज की डेट में हम क्वांट जानते हैं। तो अगर आप रियल लेवल पे क्वांट को एनालाइज़ करना चाहते हो तो 2018 से ही कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले एएमसी किसी और के नाम पे थी। वहीं पे अगर आप देखोगे जो कस्टोडियन है हमारा, कस्टोडियन क्या काम करता है? जितनी भी ट्रांसपेरेंसी होती है, म्यूचुअल फंड अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कैश को अच्छे से होल्ड किया जा रहा है, नहीं करा जा रहा, जो डबल चेक करता है आपके बिहाफ पर, जो थोड़ी-सी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा देता है, वो होता है कस्टोडियन। तो सिटी बैंक आपको मोतीलाल के केस में दिखेगा, क्वांट के केस के अंदर एचडीएफसी जो बैंक है, वो एज़ अ कस्टोडियन आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें ट्रांसफर एजेंट और रजिस्ट्रार की, तो के फिनटेक आपको दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। इनका क्या काम होता है? जितना भी पेपर वर्क होता है, जितना भी टिकट जनरेशन होती है, प्रॉपर तरीके से बुक्स को मैनेज करना, ये सारे के सारे जितने भी बैकएंड के काम होते हैं, ये करते हैं हमारे ट्रांसफर एजेंट्स। वहीं पे आगे चलें और फंड की कुछ डिटेल्स की बात करें, मोतीलाल के अंदर ₹500 से शुरू कर सकते हो आप, और ₹1000 से क्वांट के अंदर। तो यहाँ पे एक जो नंबर है फ्लेक्सिबिलिटी और मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपको मोतीलाल काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, बिकॉज़ जो छोटा रिटेल इन्वेस्टर होता है, उसके पास काफ़ी बार कम पैसे होते हैं। वहीं पे एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे भी 0.65 मोतीलाल जीतता है, क्योंकि 0.76 से 0.10% का आपको गैप दिख रहा है। मतलब ज़्यादा ले रहा है क्वांट आपसे। वहीं पे एनएवी को हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ, तो इससे पता चलेगा कि आप कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो। अगर हम फंड स्टेटस की भी बात करें, 2014 से मोतीलाल चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 10 साल के आस-पास हो जाएगा। वहीं पे क्वांट जो है लास्ट 5 साल से चल रहा है। एस्कॉट को हम कंसिडर नहीं करते इस समय पे। अगर हम फंड साइज़ की बात करें, एयूएम की बात करें, तो 6,800 करोड़ के आसपास का एयूएम आपको दिखता है मोतीलाल का। वहीं पे जो क्वांट है उसका 3,700 करोड़ के आसपास है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट आधे आधे के बराबर है मोतीलाल ओसवाल के। एग्ज़िट टोट की भी बात की जाए तो 1% का एग्ज़िट टोट लेता है मोतीलाल, अगर आप 15 दिन के अंदर एग्ज़िट करते हो उसके म्यूचुअल फंड से। वहीं पे 0.5% का एग्ज़िट टोट लेता है अगर आप 3 महीने के अंदर एग्ज़िट करते हो क्वांट से। तो यहाँ पे मोटे-मोटे तौर पे आपको मोतीलाल जीतता हुआ दिख जाएगा, बिकॉज़ फ्लेक्सिबिलिटी वो दे रहा है आपको। छोटा रिटेल इन्वेस्टर, इसके पास 500 हज़ार रुपए होते हैं, स्पेशली ₹500। तो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 की है, तो यहाँ पे मोतीलाल एक थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा नंबर आगे की साइड ले जाता है। वहीं पे जो क्वांट है वो उससे थोड़ा-सा पीछे रह जाता है, बिकॉज़ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें ठीक है, जो कि आगे जाकर के हम और देखने ही वाले हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें, हमने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप रिटर्न्स को कंपेयर करना चाहते हो, तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये दोबारा से रिपीट होगा, तो इसी वजह से मैं इसको स्किप करूँगा और आगे चलूँगा। लेकिन रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, 2-3% का ऊपर-नीचे दोनों में चला ही रहता है, लड़ते ही रहते हैं। अगर हम प्रो एंड कॉन्स की भी बात करें, तो कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिलेगा आपको किसके अंदर? मोतीलाल ओसवाल के अंदर। लेकिन लास्ट 3 साल, 1 साल और 5 साल के अंदर कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं।
कंसिस्टेंसी हो गई कि भाई बेंचमार्क को आपको आपने बीट करा है, वहीं पे कैटेगरी के अंदर आपने टॉप के 1-2% के अंदर ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, तो आप कैटेगरी को बीट कर रहे हो। तो कैटेगरी वाइज़ क्वांट जीतता है, लेकिन दोनों ने बेंचमार्क को बीट किया है, तो नंबर दोनों के बनते हैं यहाँ पे। एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो दोनों के सिमिलर ही हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के सिमिलर एक्सपेंस रेशियो ही है। अगर हम अल्फा की बात करें तो यहाँ पर है 8.9 का और यहाँ पर है 8.77, मतलब मार्केट बढ़ती है तो कितनी तेजी से ये दोनों म्यूचुअल फंड बढ़ सकते हैं। तो अल्फा दोनों का बहुत ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा कम है मोतीलाल का, लेकिन चलेगा, इससे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता। अल्फा दोनों का बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो यहाँ सब पर सच कुछ नहीं दिख रहा मोतीलाल के अंदर, लेकिन जो क्वांट है वो यहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत खाता हुआ दिखता है 1 साल और 10 साल के अंदर। पर ठीक है, 10 साल को हम इतना ज़्यादा मेजर लेवल पे लेके नहीं जाएँगे बिकॉज़ उस समय पे वो एस्कॉर्ट था। 1 साल के अंदर तो थोड़ी-सी दिक्कत दिखी है क्योंकि कैटेगरी से एवरेज रिटर्न दी है। जब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं, तो थोड़े से कम रिटर्न आपके नंबर काट भी सकता है। लेकिन इस पे आगे चल कर के और डिस्कस करेंगे। अगर हम होल्डिंग की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो किसके पास कितनी होल्डिंग है। तो टॉप 5 कंपनियों के अंदर 40% की होल्डिंग दिख रही है मोतीलाल के अंदर, और क्वांट के अंदर 33% की टॉप 5 कंपनियों के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है। टॉप 20 के अंदर 91% के आसपास और 83 के आसपास आपको दिखता है क्वांट के अंदर। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि कंसंट्रेशन किसके अंदर कितना अच्छा है, ये आपको इस चीज़ से पता चल जाएगा। जितना अच्छा कंसंट्रेशन है, उतना ज़्यादा अल्फा निकालने में हेल्प होगी, और वोलेटाइल इसी वजह से थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। बिकॉज़ कंपनी कम है, ज़्यादा पैसा डला हुआ है, तो वोलेटिलिटी बढ़ ही जाती है। पीई की बात करेंगे तो प्राइस टू अर्निंग के केस में जो मोतीलाल ओसवाल है वो थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखता है। एक्चुअली थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव दिखता है। और जो क्वांट का मिड कैप म्यूचुअल फंड है, इस यहाँ पर थोड़ा सस्ते प्राइस पे दिखता है। तो अगर आप करंट सिचुएशन की बात करोगे तो क्वांट में डालोगे तो आपको जितने भी स्टॉक है वो रीजनेबल प्राइस पे दिखते हैं, क्योंकि पीई कम है यहाँ पे। पीबी की बात करोगे तो यहाँ पर भी क्वांट के नंबर बनते हुए दिखते हैं। टर्नओवर रेशियो जो मोतीलाल का है वो ऑलमोस्ट 35 के आसपास है, लेकिन हमें पता है जो क्वांट का टर्नओवर रेशियो छप्पड़ फाड़ के आगे जा चुका है, तो यहाँ पे तो भूल ही जाते हैं। अगर हम इक्विटी की बात करेंगे तो 96.8% के आसपास मोतीलाल ने इन्वेस्ट करा हुआ है इक्विटी के अंदर, और 96% के आसपास क्वांट ने भी इन्वेस्ट करा हुआ है, तो इक्विटी के अंदर एक्सपोजर सेम है। और इसी वजह से जो कैश है वो आपको मोतीलाल के अंदर देखने को मिलता है 3.2%, और यहाँ पे जो कैश है वो -0.7% दिखता है क्वांट मिड कैप में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्वांट की एक मेजर दिक्कत है, ये अल्फा निकालने के लिए एफएनओ वेफएनओ के अंदर ट्रेड करते रहते हैं, तो इसी वजह से कैश नहीं है, और ये एक मेजर रिस्क आपको थोड़ा-सा बनता हुआ दिखता है क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी रीज़न से मार्केट के अंदर कोई भी दिक्कत आती है और थोड़ी-सी ज़्यादा सेलिंग आ जाती है, तो पहली दिक्कत है एजीएम इनका छोटा है, तो ये बहुत ज़्यादा कुछ कर तो सकते नहीं हैं। दूसरी चीज़, कैश इनके पास है नहीं, तो पहली चीज़, अगर एफएनओ में ये ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट में दिक्कत आती है तो क्रैश होगा वहाँ पे। दूसरी चीज़ दिक्कत ये आएगी कि अगर कोई एकदम से पैसा निकालना चाहेगा तो लिक्विडिटी करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट बुल रन में है तो हम ये मान सकते हैं कि चलो ठीक है, अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये अवॉइड नहीं करना चाहिए, एक मेजर दिक्कत है क्वांट के साथ। वहीं पे अगर हम आगे देखें और कुछ होल्डिंग्स की बात करें, तो टॉप होल्डिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा जियो फाइनेंस, प्रोसेसर सिस्टम, ज़ोमैटो, कोफोर्ज, सीसी पावर, प्रेस्टीज, दीपक नाइट्राइट, चोला, बालकृष्ण इंडस्ट्री, एस्कॉर्ट जैसी कंपनियां। और वहीं पे अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट के अंदर भी काफी सही कंपनियां देखने को मिलती है। लिंड इंडिया, रिलायंस, एनएमडीसी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, लुपिन, पंजाब नेशनल बैंक, पुणे वाला फिनकॉम, अरविंदो फार्मा, अदानी पावर, टाटा कम्युनिकेशन। अदानी पावर दिक्कत है, लेकिन मोमेंटम है भाई, स्ट्रैटेजी है इनकी, वीएलआरटी फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जो मोमेंटम में कंपनी होती है उसको पिक करते हैं। लेकिन ये कई बार दिक्कत दे जाती है क्वांट को, बट ठीक है, टॉप होल्डिंग में है तो ठीक, क्या कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट कि भाई कितना रिस्क है किसके अंदर। स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करेंगे 14.25, क्वांट के अंदर दिख रहा है 17.45। ठीक है, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। शार्प रेशियो की बात करोगे 1.91, और यहाँ पे क्वांट के अंदर है 1.71। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा की बात करोगे 0.83, और यहाँ पे बात करोगे 0.93। तो वॉलेटिलिटी भी सिमिलर ही है। क्वांट थोड़ा-सा ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन वो इतना चर्न करने के बाद वॉलेटाइल है। बट वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट नीचे जाती है तो कितना नीचे जाते हैं, दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म रेशियो 3.8 के आसपास का है, 3 के आसपास का है क्वांट, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। अल्फा की बात की जाए तो 8.77, 8.9 काफ़ी अच्छे तरीके से अल्फा मैनेज किया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। यहीं पे आगे चलते हैं, और किसी के पास अगर दोनों म्यूचुअल फंड हैं, तो एक क्वेश्चन आएगा, क्या मैं दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड रख लूं? ओवरलैपिंग तो नहीं आती।
तो अब देखते हैं जो ओवरलैपिंग है दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर किसी के पोर्टफोलियो में है तो सिर्फ और सिर्फ 10% की ओवरलैपिंग है। दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड में सिर्फ 10% ऐसे स्टॉक हैं जो कि दोनों म्यूचुअल फंड में दिखते हैं, तो ये बहुत ही कम ओवरलैपिंग है, अच्छी बात है। 10 का मतलब हो गया कि दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड में 6 ऐसे स्टॉक हैं जिसमें दोनों म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूनिक जो स्टॉक है मोतीलाल के अंदर वो बचते हैं उसके बाद 27 की 24 के आसपास, और जो अनकॉमन स्टॉक है क्वांट के अंदर वो बचते हैं 19। तो आप देख रहे हो स्टॉक पोर्टफोलियो कितना ज्यादा छोटा है, मतलब करीब करीब 25 करीब करीब 25 स्टॉक ही होल्ड करे हुए क्वांट मिड कैप ने, और करीब करीब आपको 30 स्टॉक देखने को मिलेगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने। तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है, इसी वजह से अल्फा इनका काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। अब कुछ वर्डिक्स की अब बात करते हैं कि किसी के पोर्टफोलियो में दोनों है तो क्या करो। रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों म्यूचुअल फंड बच्चे हैं, आप रख सकते हो। अब बात करते हैं कि दोनों में से एक ही म्यूचुअल फंड रखना है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आप इन्वेस्टर किस टाइप के हो। क्या आपको पोर्टफोलियो बहुत तेजी से चेंज करना पसंद है? अगर हाँ, तो उस केस के अंदर क्वांट होगा, क्योंकि क्वांट चर्न करता है, उसका फ्रेमवर्क ये कहता है कि भाई मोमेंटम वाले स्टॉक पिक करो, रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लो, तो क्वांट उस केस में आपके पास आ गया। अगर आप एक इस तरीके के इन्वेस्टर हो कि भाई थोड़ा डर लगता है कि स्टेबल पोर्टफोलियो पसंद है मुझे, ऐसा पोर्टफोलियो भी पसंद है जो 10 साल से सेम है, एक फंड हाउस है जो 10 साल से सेम है, तो उस केस के अंदर आपको मोतीलाल ओसवाल लेना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा बुरा है, इसका कोई आंसर नहीं है। इसका एक्चुअली कोई आंसर नहीं है, बिकॉज़ दोनों म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं। तो मुझे इन्वेस्ट करना होता था, मैं दोनों में से किसी में भी कर सकता था। पीई वाइज़ जाऊँगा मैं, प्राइस टू अर्निंग वाइज़ जाऊँगा तो क्वांट हमें थोड़ा-सा सस्ता देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा नंबर है वो क्वांट को देना चाहूँगा। लेकिन जो मोतीलाल है उसका जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसका विनर, इस कंपैरिज़न का विनर मैं देना चाहूँगा 0.0001% के साथ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को, क्योंकि सेफ्टी है, कैश उनके पास है, रिस्क कम ले रहे हैं, एक्सपीरियंस है, कंसिस्टेंसी है, उसके बाद भी अच्छे रिटर्न है। और इन सब के अंदर कैश वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा-सा मिसिंग है, और इसी वजह से क्वांट नहीं जीता इसके अंदर, और मेरे हिसाब से मोतीलाल एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। तो आई होप आपको ये कंपैरिज़न देख कर के मज़ा आया होगा, बिकॉज़ दोनों अच्छे म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और किसी के पोर्टफोलियो में दोनों तो ज़रूर रखना भाई, कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है, पोर्टफोलियो दोनों के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर वीडियो इसी तरीके की पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।